इस वीडियो में हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग पिछले चैप्टर में जो पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण ही एक पूरे वर्ल्ड में पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गया कि वो वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक चेंज हो। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक चेंज कहाँ पे होगा? सोसाइटी में जो जितना भी चेंज होगा वो सब डेमोक्रेटिक वे में हो। ये हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पहले हम लोग ने पढ़ा था कि मीन्स बिफोर 18th सेंचुरी जो सोसाइटी था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। पहला था फर्स्ट ई एस्टेट, दूसरा सेकेंड ई एस्टेट और थर्ड था थर्ड ई एस्टेट। ठीक है, अब उसको रूल कौन करता था, मीन्स उस पर कंट्रोल कौन करता है? इकोनॉमिक कंट्रोल, सोशल पावर को जो कंट्रोल करता है वो सब एरिस्टोक्रेसी और चर्च कंट्रोल उसमें करता था। पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद वहाँ पे बहुत कुछ बदला। ठीक है, वही बदलाव वहाँ पे हुआ, लेकिन दूसरे वर्ल्ड के मीन्स सेम वर्ल्ड के दूसरे कंट्री में भी उसका इफेक्ट पड़ा। मीन्स न्यू आइडियाज अलग अलग देश में डिस्कस होने लगे और जितने भी पीपल्स हैं दूसरे देश के वो सब उस आइडिया को एडॉप्ट करने लगे। और उन लोग का मानना ये था कि हमारी कंट्री के जो रूल कर रहे हैं उसको भी डेमोक्रेटिक चेंज करना चाहिए सोसाइटी में। तो फिर हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे आखिर यूरोप में उस रिवॉल्यूशन का क्या असर पड़ा। ठीक है, अब हम लोग यूरोप में देख लेते हैं क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चलते फ्रांस में बहुत सारे बदलाव हुए। ठीक है, वही बदलाव को दूसरे देश के वासियों ने भी चाहने लगा। ठीक है, तो यूरोप में कुछ पीपल्स के कुछ जनसंख्या मीन्स परसेंटेज में कोई बदलाव चाहते थे और कोई बदलाव चाहते ही नहीं थे। ठीक है, उसी के बेसिस में वहाँ पे 3 ग्रुप में पीपल को बांटा गया। ठीक है, जो कि बदलाव के बेसिस पे था। पहला ग्रुप में था जो बदलाव चाहते थे। ठीक है, दूसरा ग्रुप था जो बदलाव चाहते थे पर कुछ नहीं चाहते थे। वो क्या नहीं चाहते वो आगे पढ़ेंगे। और तीसरा ग्रुप के पीपल्स थे जो बदलाव चाहते नहीं थे, मीन्स जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं वो बदलाव क्यों चाहेगा? आखिर वो तो सिंपली नहीं चाहेगा ना। यदि वहाँ पे बदलाव होता है तो फिर जो अभी रूलिंग कर रहा है उसका पावर नीचे चल जाएगा। वो नहीं चाहते थे इससे। तो फिर देखिए, यूरोप में बदलाव के जो बेसिस में वहाँ पे 3 ग्रुप में बांटा गया पीपल्स को। पहला था लिबरल्स, दूसरा रेडिकल्स और तीसरा कंजर्वेटिव। हम लोग इन लोग के बारे में डिटेल से जानेंगे। पहले हम लोग लिबरल्स का आइडिया को जान लेते हैं। आखिर लिबरल्स का आइडिया क्या कहता था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा यूरोप में। ठीक है, लिबरल्स जो थे ग्रुप ऑफ पीपल वो चाहते थे कि जो पीपल हैं मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन पे रूल ना करे, पर जो लोग हैं वो उस पे रूल करे। मीन्स जितना भी पीपल है उस पे हक नहीं जमा सकते हैं कोई भी पीपल है, पर लोग कर सकता है वो काम। ठीक है, और उन लोग को ये मानना था कि पीपल को कुछ राइट्स और लिबर्टी मिलना चाहिए, जैसे हो गया रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड द प्रेस। मीन्स कोई भी पीपल कोई भी रिलीजियस को पूजा कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, उसको पूरा अधिकार देना चाहिए जो भी रूल कर रहा है उसके बारे में, बुरा भला जो भी बोलना है उसके बारे में। ठीक है, तो और वहाँ पे जो है ना यूरोपियन जो स्टेट था वहाँ पे यूजुअली जो है एक ही रिलीजियस को मिस ज़्यादा मान्यता दिया जाता था। जैसे कि देख लीजिए, ब्रिटेन में जो है वो एंग्लिकन चर्च का उसको कुछ ज़्यादा मान्यता दिया गया था, उसको उसमें कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज दिया था। उसी के हिसाब से मीन्स दूसरे रिलीजियस को कम दिया था। उसी तरह ऑस्ट्रिया और स्पेन में जो है कैथोलिक चर्च को ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया हुआ था। तो फिर पहला पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया कि लिखा हुआ है वांटेड ए नेशन टॉलरेट ऑल रिलीजियस। इसका मतलब ये होगा कि उन लोग ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सारा रिलीजियस को इक्वल राइट्स मिले, टॉलरेट करे सब रिलीजियस को। ठीक है,
उन लोग को एक और मानना था क्या, उन लोग को वोटिंग राइट्स दिया जाए और वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल सके, उस सभी राइट्स उसको मिलना चाहिए। अब इसमें आप एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लगाइए कि यदि वोटिंग राइट सबको मिला है तो फिर वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पे वैसा केस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स है वो सिर्फ वेल्दियर सिटीजन को दिया गया था। मीन्स जो ज़्यादा वेल्दियर है, जो ज़्यादा इनकम करते हैं उन्हीं को। और इसमें जो है वुमेन सेक्शन को वोटिंग राइट्स दिया हुआ नहीं था। ठीक है। और इस सेकेंड पॉइंट में बोला गया दे आर गुड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रिटेड बाय ए लॉ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल। मीन्स उन लोग का ये तर्क था क्या, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होना चाहिए और जो भी लॉ बनाएगा या फिर जो भी किसी को जुडिशरी में रहेगा उन लोगों को फुल इंडिपेंडेंट दिया जाए। मीन्स वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। वो कोई रूलर या ऑफिशियल का पावर पे के दबाव में कोई भी रूल ना, मीन्स कोई भी नियम ना ले। ठीक है। उन लोग को ये भी माना था। और लास्ट पॉइंट है दे वेर नॉट डेमोक्रेट। ये क्यों है वो मैंने बता दिया, क्योंकि वहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो नहीं किया जाता था। अब हम लोग लिबरल्स के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। रेडिकल्स के जो पीपल थे, मीन्स रेडिकल्स ग्रुप में जो पीपल थे उन लोग भी सोसाइटी में चेंज चाहते थे। ठीक है। उन लोग वुमेन्स का जो सफ्रोगेट मूवमेंट होता है उसमें सपोर्ट किए थे। अब सफ्रोगेट मूवमेंट क्या होता है, इसमें जो है वुमेन्स जो है वो वोटिंग राइट्स के लिए ये फ्रीडम स्ट्रगल करती है। ठीक है। और यहाँ पे पहला पॉइंट दिया वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मोस्ट कंट्रीज पॉपुलेशन। ठीक है। इसका मतलब ये हो कि उन लोग ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें जो गवर्नमेंट बने वो मेजोरिटी जो भी जीते वो वही बने। जैसे यदि एक कंट्री में 1 लाख पीपल है, उसमें यदि एक पार्टी को 70,000 वोट मिला है तो फिर वही बनेगा ये गवर्नमेंट, ना कि जो 30% या उसे भी कम बना है वो बनेगा। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट दिया दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ए हैंड ऑफ फ्यू नोट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन लोग जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो एक हाथ में दिया हुआ रहता है प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, उसको उन लोग स्वीकार नहीं किया और बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी यूरोप में रहना ही नहीं चाहिए। अब ये क्यों नहीं रहना चाहिए वो आप जान लीजिए। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, जैसे आप इंडस्ट्री में पढ़िएगा आगे, इंडस्ट्री एक बड़ा इंडस्ट्री है, उसमें जो एक ओनर है वो सिंगल आदमी है। ठीक है। वो जितना भी उसे प्रॉफिट होगा गेन होगा वो अपने के लिए ही करेगा, ना कि जो वो प्रॉफिट को बना दिया उसके लिए वो सोचेगा भी नहीं। इसलिए रेडिकल्स जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी को डिसलाइक करते थे और उन लोगों को ये माना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक सिंगल हैंड में ना रहे तो ही बेहतर होगा। अब हम लोग रेडिकल्स के बारे में पढ़ लिए, लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसका थर्ड क्लास को पढ़ेंगे जो कि है कंजर्वेटिव के बारे में। कंजर्वेटिव के जो पीपल थे वो रूलिंग पीपल थे। मीन्स जो भी रूल कर रहे हैं जैसे मंत्री राजा, उन लोग जो है रेडिकल्स और लिबरल्स को स्वीकार नहीं किए, मीन्स उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो अभी रूलिंग में और उन लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। क्योंकि देखिए वो जब रूल कर रहे हैं उसको सारा सुविधा मिल रहा है तो फिर वो क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के बाद मीन्स 19th सेंचुरी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ तब उन लोग में डर लग गया, तो फिर उन लोग जो है चेंज के लिए स्वीकार कर लिए कि चेंज होना चाहिए। ठीक है। अब चेंज किस तरह हो, ठीक है, वो कैसे, उन लोग चाहते थे कि चेंज तो हो पर धीरे धीरे, और उसका जो पोजीशन है
उसको रेस्पेक्ट किया जाए, मीन्स उसका जो पास से वो पोजीशन में रहे उसको रेस्पेक्ट किया जाए, ना कि उसको, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये पहला पॉइंट दिया हुआ है, दे रेजिस्टेंट चेंज, मीन्स उन लोग चेंज नहीं चाहते थे। आफ्टर द रिवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वाज स्लो एंड हैंडलिंग एंड रेस्पेक्टिंग द पास्ट। इसका मतलब आप अभी समझ गए, मीन्स उसका पास्ट को रेस्पेक्ट करना चाहिए और जो चेंज होगा वो स्लो प्रोसेस में होना चाहिए। अब हम लोग द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखा है सोशल चेंज। आखिर इसमें सोशल चेंज का क्या रोल है? पहले हम लोग वहाँ पे इंडस्ट्रियल का कंडीशन देख लेते हैं। आखिर इंडस्ट्रियल का कंडीशन वहाँ पे कैसा था? वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट का एक मेन जरिया था इंडस्ट्री। ठीक है, जो इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट मैन वुमेन और चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट देता था। ठीक है, अब उन लोग को एम्प्लॉयमेंट देता था। ठीक है, तो मैन वुमेन चिल्ड्रन को वेजेस बहुत डिफरेंस था, और वेजेस डिफरेंस होने के बाद उन लोगों का जो वेजेस था, सैलरी मीन्स वो बहुत कम था, और उन लोगों को बहुत लंबे घंटे तक काम करना पड़ता था। अब देखिए, उन लोग को 16 से 17 घंटा काम करना पड़ता था पर डे। ठीक है, और वहाँ पे जो वेजेस था वो भी बहुत कम ही था, तो फिर उससे उन लोग बहुत नाराज थे। ठीक है, अब इंडस्ट्री का एक और फैक्ट जान लीजिए। जब इंडस्ट्रियल का जो प्रोडक्ट होता है उसका डिमांड कम होता था, तब बहुत सारे लेबर को इंडस्ट्री से निकाल दिया जाता था। ठीक है, अब इंडस्ट्री से जितना भी लेबर को निकाल दिया और उतना लेबर को वो सब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता था। तो फिर हम लोग यूरोप में उस समय अक्सर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस किया जाता था। ठीक है, अब लेबर्स के बारे में हम लोग इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ ली। अब उन लोग रहते कहाँ पे थे? ठीक है, लेबर जो थे वर्कर्स मीन्स वो बहुत छोटे मीन्स बहुत कम जगह वाले क्वार्टर में रहते थे और बहुत कंजेस्टेड से सोते थे। ठीक है, और वहाँ पे लाइट का भी बंदोबस्त नहीं था, बहुत हाइजीन था ही नहीं। मीन्स बेड है में तो बेड में बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, बहुत गंदा एयर है। ठीक है, और उन लोग सोते थे ना, तो फिर एक फैमिली का मेंबर यदि 2 घंटा सोया रात को, तो फिर दूसरे वही फैमिली का मेंबर एक ही बेड दिया जाता था। तो फिर वहाँ पे जाना बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, अब उन लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम का भी फेस करना पड़ता था, जैसे कि कंजप्शन, फियरलेस कर्व। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। तो अब देखिए, लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे उन लोग का मन में आया होगा कि हम लोग भी चेंज करें, तो फिर उन लोग चेंज चाहते थे। ठीक है, अब उन लोग चेंज क्यों चाहते थे इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, रेडिकल्स जो थे वो एक फैक्ट्री ओनर्स भी थे और एम्प्लॉयर्स भी थे। तो फिर रेडिकल्स को हम लोग फैक्ट्री ओनर्स के नाम के बारे में जान लेते हैं प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, रेडिकल्स जो थे वो चेंज इसलिए चाहते थे क्योंकि उन लोग को मानना था कि जो हेल्दी वर्कर्स हो या जो एडुकेटेड वर्कर्स हो, वो उनके लिए कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे दूसरे लेवल के कॉम्पेरिजन से। ठीक है, तो फिर इसलिए वो लोग चाहते थे कि वर्कर्स जो है वो हेल्दी हो, एडुकेटेड हो। ठीक है, पर उन लोग चाहते थे पर ये काम कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन लोग को एक रूल के अंदर में रह काम करना पड़ता था, जो रूल का नाम है ऑल एरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव रिजीम, जो कि यूरोप में इस्टेब्लिश हुआ था 1815 के बाद। ये क्यों हुआ था वो मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। ठीक है, अब जो थे रेडिकल्स को हम लोग फैक्ट्री ओनर्स के प्रोस्पेक्टिव से देख लिए। अब हम लोग रेडिकल्स को लेबर का प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं, वर्कर्स का प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं। देखिए, वर्कर्स को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। ठीक है, इसलिए उन लोग चेंज चाहते थे, ताकि चेंज होगा तो फिर हम लोग को इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मेन कारण हो गया। ठीक है, अब देखिए लिबरल्स क्या चाहते थे। ठीक है, उन रेडिकल्स जो है वो
उन लोग हम लोग पढ़े कि उन लोग चाहते नहीं थे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक ही हैंड में हो जाए। तो फिर देखिए जितने भी फैक्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे वो सब फैक्ट्री के ओनर्स एक सिंगल पर्सन ही हुआ करते थे, जो कि जितना भी प्रॉफिट अर्न होता था उससे वो अपना ही देते थे, ना कि लेबर्स का कंडीशन को इम्प्रूव करते थे। लेबर्स का कंडीशन कितना ख़राब था वो तो आप जान ही गए। उन लोग ऐसा क्यों नहीं करते थे, ठीक है। इसी से बहुत सारे लिबरल्स रेडिकल्स बहुत गुस्सा थे, ठीक है। तो फिर आपको मेन कारण पता चल गया। अब हम लोग इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। सोसाइटी वाज चेंजिंग एट फास्टर रेट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। ये समझ में आ गया कि यूरोपियन जो सोसाइटी था वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा था 18th सेंचुरी में। बहुत सारे न्यू सिटीज़ हो रहे थे। सेकेंड पॉइंट है न्यू सिटीज़ विद इंडस्ट्रियल रीजन वेयर डेवलपिंग एक्सपेंडिंग रेलवेज। मीन्स वहाँ पे न्यू सिटीज़ जो थे वो इंडस्ट्री के साथ डेवलप कर रहे थे और इंडस्ट्रियल रीजन भी बहुत डेवलप कर रहे थे, और रेलवे जो है वो एक्सपेंड करने के कारण बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मिला और वो भी बहुत डेवलप कर रहा था, ठीक है। जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होगा, तो फिर इससे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और यही सब प्रॉब्लम के कारण वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया। अब मेनली जो है वर्कर्स ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पात्र हैं कि उन लोग बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते थे, जैसे कि हाउसिंग प्रॉब्लम हो गया, रहने के लिए घर नहीं, एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों को कभी नौकरी नहीं मिलता था, सैनिटेशन मीन्स साफ सुथरा नहीं रहता था, लॉन्ग वर्किंग आवर, बहुत लंबा काम करने का घंटा होता था, काम करना पड़ता था, और वेजेस भी बहुत कम था। तो फिर अब इतना प्रॉब्लम हो रहा है, जो लिबरल्स से रेडिकल्स से उन लोग चेंज नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन लोग चाहते थे कि चेंज हो सोसाइटी में। तो फिर उन लोग चाहते थे, देखिए लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड ए चेंज बट दे हैड टू वर्क अंडर ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव रिजिम एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप आफ्टर 1850। मीन्स उन लोग चेंज तो चाहते थे पर उन लोग को ओल्ड एरिस्टोक्रेसी और कंजर्वेटिव रिजिम के अंदर ही वर्क करना पड़ता था। अब ओल्ड एरिस्टोक्रेसी और कंजर्वेटिव रिजिम्स क्या है, देखिए इसको आप फ्रेंच रिवोल्यूशन का पाथ से करें, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट का जो फॉल हुआ 1815 के बाद, उसके बाद जो उसका प्लेस लिया वो राजा लोग ले लिया, तो फिर से मोनार्ची आ गया। तो फिर सब मोनार्ची आने के बाद मीन्स जो किंग लोग आए उन लोग एक असेसमेंट में साइन करवाएं कि ये नियम होगा, जो नियम का था ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव रिजिम, जो कि यूरोप में साइन किया गया था, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे रिवोल्यूशनर्स हैं जो कि उन राजा का जो मोनार्ची का जो एग्जिस्टिंग है उसको हटाने के लिए काम किए, जैसे फ्रांस, इटली, यूरोप और जर्मनी के जो रिवोल्यूशनरीज थे उन लोग साथ में काम किए ताकि जितना भी एग्जिस्टिंग मोनार्ची है उसको यहाँ से बाहर निकाला जाए, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि होगा द कमिंग ऑफ यूरोप पहला पार्ट, दूसरा द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सो असे कहते रहते